मॉडर्न में रॉबर्ट ब्रिजेस, दो a 20th century poet, may be considered as last of the great Victorians as he carried on the Victorian tradition. ये इसको ट्रांजिशनल पोएट भी आप कह सकते हैं क्योंकि इनमें विक्टोरियन अभी ट्रेडिशन जो है वो खत्म नहीं हुई थी, उसी को कैरी कर रहे थे. ही इज नॉट ऑफ द पोएट ऑफ द मॉडर्न क्राइसिस एक्सेप्ट फॉर हिज मेट्रिकल इनोवेशंस. टेक्निकल एतबार से जो मेट्रिकल जो वो चेंज किया है स्टाइल लिखने का, जो उसमें इनोवेशन लेके आए, उस वजह से मॉडर्न कहा जाएगा. थीम के एतबार से, कंटेंट के एतबार से ये भी विक्टोरियन है. आप इन्हें ट्रांजिशनल पोइट कह सकते हैं. He carries on the tradition of the Milton, Wordsworth and Tennyson, against which the young men of his times were in open revolt. जहाँ पे सारी दुनिया इनके खिलाफ थी, तो ये मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन के हिसाब से लिख रहे थे. Even his greatest poem, The Testament of Beauty, इनके ये greatest poem है, does not contain any consistent treatment of deep philosophy. The importance of the bridges in modern poetry, however, is in his metrical innovation. He was a remarkable prosodist, the first English poet who had a grasp of phonetic theory, working under the influence of his friend Hopkins. एक इनके दोस्त हैं हॉपकिंस, वो भी poet हैं, to whom he dedicated the second book of shorter poems. Bridges wrote his poem following the rules of new prosody. न्यू मेट्रिकल जो फॉर्म्स है प्रोसोडी, हम इसी को कहते हैं. वो मैंने आपको पढ़ानी भी थी, लेकिन शायद अब टाइम तो नहीं होगा. द बेस्ट ऑफ द ब्रिजेस मेट्रिकल एक्सपेरिमेंट इज द स्प्रंग रिदम. ठीक है, तो ब्रिजेस ने एक और किया मेट्रिकल एक्सपेरिमेंट, जो प्रोसोडी में किया है, जो मेट्रिकल इन्वेशन ले आए हैं, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट है, उसको कहते हैं द स्प्रंग रिदम, अ काइंड ऑफ द वर्सिफिकेशन which is not as usual based on speech rhythm but on the hidden emotional pattern that makes poetry. तो स्पीच रिदम को लेने के बजाय इन्हें इमोशंस के रिदम को लिया. ठीक है. As it was a defined contribution to the development of the English words, the lyrics of the bridges like A Passerby, London Snow, The Downs, ये इनके lyrics हैं, are marked by the Elizabethan simplicity. In the sonnets, The Growth of Love, we find the calm, the meditative strain of the Victorian love poetry. A believer in the Platonic love, he exalts the ethical and intellectual principle of beauty. In his greatest poem, The Testament of Beauty, अभी हमने थोड़ी देर पहले मेंशन की थी, सबसे याद रखने वाली जो पोएम है इनकी, The Testament of Beauty, he has given beautiful expression in his love for the mighty abstract idea of beauty in all things, which he received from Keats. तो कीट्स को फॉलो करते हुए आइडिया क्या था कि हर चीज़ में खूबसूरती है. प्लेटोनिक लव के कायल थे, ट्रांजिशनल पोएट है, टेनिसन और रोमांटिक्स को फॉलो करते हैं, और एक जो थ्योरी लेके आए हैं वो है द स्प्रंग रिदम. कि रिदम जो है वो इन्होंने ऐसा मेट्रिकल फुट प्रिपेयर किया, एक ऐसा रिदम लेके आए जिसमें इमोशंस के रिदम को इसमें कॉपी किया. He has no sympathy for the downtrodden and less fortunate members of the humanity, and so whenever he deals with this simple human theme, as in the poem The Villager, he reflects the mind of the upper class which has lost touch with common humanity. आगे आते हैं इनके दोस्त जेराल्ड मैनली हॉपकिंस, जिनको हम कहते हैं J.M. हॉपकिंस. He was born in 1844 and 1889. ये वही हॉपकिन है जिनको रॉबर्ट ब्रिजेस ने अपनी पोएम डेडिकेट भी की हैं. हॉपकिन who died in 1889. मजे की बात है कि हॉपकिन की डेथ आप देख रहे हैं ऊपर कि ये तो विक्टोरियन है, 1889 में तो उनकी डेथ हो चुकी थी, तो मॉडर्न में हम इनको क्यों देख रहे हैं भाई. But whose poems were not issued during his lifetime and who only became widely known after his friend Robert Bridges edited the collection in 1918, exerted a great influence of the modern English पोइट्री. इनका असर हमें रॉबर्ट ब्रिजेस की वजह से मिलता है कि उनकी डेथ तो पहले हो गई थी, लेकिन इनका काम पब्लिश कब हुआ, 1980 के अंदर. तो हम इनको गिनते हैं मॉडर्न पोइट. J.M. हॉपकिन की ये खास बात आपको याद रहनी चाहिए कि इनकी डेथ बहुत पहले हो गई थी, काम बहुत बाद में रॉबर्ट ब्रिजेस ने पब्लिश करवाया. The poem of Hopkins were so eccentric in style that the Bridges dared not publish them till 30 years after his death. तो इन्होंने इतना एक्सेंट्रिक थी इनकी राइटिंग और स्टाइल कि हॉपकिन को था कि ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी, तो इस वजह से उन्होंने इनको पब्लिश नहीं करवाया और 30 साल के बाद करवाया.
Hopkins had tried to revive the sprung rhythm, ठीक है, the accentual and alliterative measure of the Langland and the skeleton, who had dropped out of this use of the 16th century. तो sprung rhythm जो है, the emotional जो rhythm है, undercurrent जो है, उसको इन्होंने रिवाइव किया अपनी पोएट्री के अंदर. In this rhythm there are two currents, the undercurrent and the overcurrent, which are intertwined. तो दो किस्म के रिदम्स होते हैं, अंडर करंट, ओवर करंट, और दोनों आपस में मिक्स होते हैं. द स्प्रंग रिदम ऑफ द हॉपकिंस देयरफॉर इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन मॉडर्न पोएट्री. तो ब्रिजेस और हॉपकिन ने स्प्रंग रिदम पे काम किया. दिस पेक्युलियरिटी ऑफ द इमिनेंट क्वालिटी इन विच ईच थिंग विच इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्यूटी वाज कॉल्ड द हॉपकिन एज इनस्केप. इन्होंने एक और टर्म दी है, इनस्केप. Thus, to him, not only stress grass flower, but each human spirit had its personal inescape, a mystic creative force which shapes the mind. Okay? Inescape क्या है? The mystic creative force which shapes the mind. His greatest poem, The Wreck of Deshant, which is full of storm and agony, revealing the mystery of God's ways to men. All his poetry is symbolic and he means more than he says. Some of his lyrics are sublime, but the majority of the poems are obscure. It is mainly an account of his poetry in theory, sprung rhythm, and inscape that he has exerted such a tremendous influence on modern poets. तो ये हमारे थे ये वाले पोइट, और अब हम आगे बढ़ेंगे ए.ई. हाउसमैन. और बच्चों, अगर आपको कोई समझने में दुश्वारी हो रही हो, क्योंकि थोड़ा सा मैं तेज़ भी चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें आपको कवर करवानी है आज के दिन में, तो आप रिपीट लेक्चर में जा सकते हैं. थोड़ी मेहनत करेंगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा. हमने बहुत सिंपल चीज़ें लेके आए हैं, कोशिश किया है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और डिटेल ना हो. तो ए.ई. हाउसमैन का नाम पहले तो याद कर लें, एल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन, उससे कहा जाता है इनको. ए.ई. was a great classical scholar. He wrote much of his poetry about श्रॉपशायर. इन्होंने श्रॉपशायर, एक काउंटी है, उसके ऊपर ज्यादा पोइट्री की, which was like Hardy's Wessex, is a part of the England full of historic memories and still comparatively free from taint of materialism. जैसे हमने मूड में शुरू में बात की थी ना, कुछ लोग इसमें रिएक्शन में आएंगे, तो यही हाउसमैन भी उनमें शामिल है कि मॉडर्निटी, जो मटीरियलिज्म है, जो मशीनरी लाइफ है, मैकेनिकल, जो हम क्लॉक को फॉलो करें, इसमें इन्होंने रिएक्शन शो किया उसमें. Out of his memories of his place, Houseman created a dream world, a type of Arcadia. His most celebrated poem, Shropshire Lad. तो श्रॉपशायर के बारे में इनकी पोएम है, श्रॉपशायर वर्ड याद कर लें. श्रॉपशायर लैड इनकी फेमस सेलिब्रेटेड पोएम है, which is a pseudo pastoral fancy, deals with the life of the Shropshire lad who lives a vigorous, carefree life. Houseman was disgusted with the dismal picture with the modern world presented to him, but he did not possess a sufficiently acute intellect to solve its problem. तो फिलोसफिकली नहीं गए हैं वो, जस्ट एक रूस्टिक लाइफ को डिस्प्ले किया है और वहाँ अट्रैक्ट होते हैं. ए हाउसमैन थे. उसके अलावा एक ग्रुप है द जॉर्जियन पोइट्स. तीसरे नंबर पे हम जिक्र करते हैं, एक ग्रुप है जॉर्जियन पोइट्स. ये कौन है? Beside Bridges in the Houseman, who did not belong to any group, there was in first quarter of the 20th century a group of poets called George group or Georgians. These poets flourished in the reign of George V. Actually 1911 से 1936 जॉर्ज फाइव द फिफ्थ जो हैं, जॉर्ज द फिफ्थ इंग्लैंड के किंग थे. तो उस टाइम से मुनासिबत से इनको कहा जाता है जॉर्जियंस. In the reaction to the Victorian, their words should avoid all formally religious, philosophic, and improving themes, and all sad, wrecked, cafe table themes in reaction to the 90s. Their subject were to the nature, love, leisure, old age, childhood, animal, sleep, unemotional subjects. इन्होंने रिएक्शन शो किया 19th सेंचुरी के अगेंस्ट, और बिल्कुल एक आम से, नॉर्मल से, चाइल्ड लाइक, एनिमल और लेयर लाइफ के ऊपर लिखा. Though the quantity of the work produced the Georgian poets is great, the quality is not of a high order. कहा जाता है कि क्वालिटी वाइज जरा अच्छी पोइट्री नहीं थी. The poets generally attributed to this group are roughly those whose work was published in the 5 volumes of Georgian poetry. जॉर्जियन पोइट्री के ही वॉल्यूम कलेक्टेडली इनके पब्लिश होते थे, और अक्सर ने मिलकर ये उसी में ये लिखते थे, जो 1911, 12 और फिर इस तरह करके ये 5 वॉल्यूम में जॉर्जियन पोइट्री पब्लिश होती रही.
The important poets who contributed to these volumes were Gordon Bottomley, Robert Brooke, G.K. Chesterton, W.H. Davies, Walter de la Mare, John Masefield, J.F. Flacker, W.W. Gibson, D.H. Lawrence, John Drinkwater, Sturge Moore, Lawrence Bennion, and Siegfried Sesson, and Wilfred Oman. Among those poets whose work has been lasting, we are value are Walter de la Mare, W.H. Davies, or Lawrence Bennion, and the John Mansfield. ये ज़्यादा उनमें मशहूर हुए हैं, ज़्यादा इनका वर्क पढ़ा गया है. द ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज़ वाल्टर डे ला मेयर. इन सब में अगर ज़्यादा नुमाया मकाम हासिल किया है वाल्टर डे ला मेयर ने किया है. राइट्स इन ए सिंपल प्योर लिरिकल स्टाइल अबाउट ब्यूटीफुल साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द country, about children and about old people, but there is always in his poetry a strange enchantment produced by the apprehension of another world existing side by which the everyday world. मेरे ख्याल में इनकी पोएम है बीए में जिन्होंने किया हुआ है, टार्टरी, आपको याद होगी, एक टार्टरी पोएम थी. ठीक है, वो एक इमेजिनेटिव लैंड के बारे में बात करते हैं. ये वाल्टर डे ला मेयर की ही पोएम है. और ये कौन थे? जॉर्जियन पोइट्स थे. His poetry has the atmosphere of dreamland, and he himself says in his introduction, "Behold this dreamer." He has the faculty of bridging the gulf between the waking and the dreaming, between reality and fantasy. दोनों को मिक्स कर देते हैं, ब्रिज कर देते हैं दोनों जो दुनियाएं हैं. विलियम हेनरी डेविस दूसरा हम जो जिक्र कर सकते हैं इनमें से, वन ऑफ द नेचुरल सिंगर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. डेविस, W.H. डेविस के बारे में इनकी भी पोएम द लेयर आई थिंक आपने पढ़ी होगी. बीइंग इमेंसली इंटरेस्टेड इन नेचर, द एक्सपीरियंसेस which he describes about natural objects and scenes are authentic. His lyrics remind us of the melodies of Herrick and Blake. इनको पढ़ के हमें ब्लेक की याद आ जाती है. उसके बाद एक और ग्रुप की तरफ आते हैं, वो है द इमेजिस्ट. तो इमेजिस्ट कौन है, इनको देखते हैं. फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द विक्टोरियन रोमांटिक पोएटिक ट्रेडिशन केम फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पोएट्स कॉल्ड द इमेजिस्ट. अभी जो ऊपर हमने ग्रुप देखा है वो विक्टोरियन से रिवोल्ट में नहीं है. पहला जो रिवोल्ट आता है विक्टोरियन पोएटिक ट्रेडिशन के बारे में स्पेशली, वो इमेजिस्ट लेके आते हैं. देयर एक्टिविटीज एक्सटेंडेड फॉर अबाउट 10 years, 1912 से 1922 आते हैं. दे रियलाइज्ड that the poetry of the Georgians did not introduce any new vitality in the English poetry. ये उससे satisfied नहीं थे. The poetic revolution engineered by the Imagists, which began in the years immediately preceding the First World War, and which was both produced and further encouraged by T.S. Eliot's The Waste Land, preferred the older tradition in the poetry, English poetry, to the Victorian Romantic tradition. इन्होंने कहा उससे जो पहला tradition है वो इससे ज़्यादा बेहतर था. The Imagists believed that the function of the poetry is not self-expression, but the proper fusion of meaning and language. इनके ख्याल में था कि पोइट्री का फंक्शन ये नहीं है कि खुद को एक्सप्रेस किया जाए, बल्कि फ्यूजन ऑफ मीनिंग एंड लैंग्वेज. इन लैंग्वेज के अंदर मीनिंग का फ्यूजन लेके आना. अकॉर्डिंग टू देम द पोएम्स आर वर्क ऑफ द आर्ट एंड नॉट पीसेस ऑफ द इमोशनल ऑटोबायोग्राफी ऑफ रैट्रिकल प्रोफेसी. कि इन पोएम क्या है? वर्क ऑफ आर्ट है. ये कोई इमोशनल पीस नहीं है, ओवरफ्लो ऑफ इमोशनल थॉट्स के ये खिलाफ थे. एज द पर्पस ऑफ द पोइट्री इज एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सपीरियंस. और इनके ख्याल में पोइट्री का पर्पस क्या था? अपने जज्बात का इजहार करना नहीं था, बल्कि एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सपीरियंस था. द पोइट मस्ट स्ट्राइव आफ्टर अ काइंड ऑफ द पोएटिक स्टेटमेंट व्हिच इज बोथ प्रिसाइज एंड पैशनेट, profoundly felt the desperate accurate, even if it means the twisting the language into a new shape. That was their view. There must be a fusion of thought and emotion which is found among the metaphysical poets of the 17th century. तो हमें थॉट और इमोशन का जो फ्यूजन है जिसकी ये बात कर रहे हैं वो हमें मेटाफिजिकल पोइट्स में नजर आता है. तो इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स को अपना हीरो बनाया. The Imagist did not look upon the poet as a sweet singer whose function was to render in sweet words and the conventional imagery some personal emotions, but he was the explorer of experience. So they were explorer of experience. और फ्यूजन की बात करते हैं इमोशन और थॉट का, जो किया था मेटाफिजिकल पोइट्स ने पहले. In its origin, T.E. Hume, who with the help of Ezra Pound, who had come from America, founded the movement called Imagism. Basically, इसकी बुनियादें जो हैं T.E. Hume ने रखी हैं,
एजरा पाउंड के साथ मिलके, जो कि एक अमेरिकन पोइट थे. Three rules the imagist observe are: direct treatment of the thing, to use absolutely no word that did not contribute to the presentation, and to compose in sequence of the musical phrase, not in sequence of metronome. तो म्यूजिक का हमने ख्याल करना है, एब्सोल्युटली वही वर्ड होना चाहिए जिनकी जरूरत है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं यूज करना, और डायरेक्ट रीड करना है और इमेज क्रिएट करना है. Pound established that the imagist should use no superfluous word, no adjective which does not reveal something, and they should avoid abstraction. कोई abstraction नहीं, कोई adjective नहीं, कोई superfluous language नहीं, बहुत minimum words ये use करते थे poetry. The Imagist movement spread in England and America, and it was helped by the 17th century metaphysical poets and the 19th century symbolists who contributed their techniques and attitudes to the revolution. The leader of the Imagist was, although बुनियाद ही हमने रखी थी एजरा पाउंड के साथ, लेकिन इसका मेन लीडर, मेन प्रोपोनेंट जो है वो बन गया एजरा पाउंड. इमेजिस्ट याद रखें, एजरा पाउंड. कम से कम लफ्ज, इमेज क्रिएट करना, टॉपिक के क्लोज रहना है आपने, और फ्यूजन करना है थॉट और. अदर पोइट्स हु वर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप वर फ्लिंट है, रिचर्ड एडिंगटन, हेफर, जेम्स जॉयस, एलन अपवर्ड और एम एल लॉवल और विलियम कार्लोस वेली. अगर आपको याद रहे तो ठीक है, लेकिन एजरा पाउंड को नहीं भूलना, इज वेरी इंपॉर्टेंट. Ezra Pound is the poet of the real originality, but his too much and the rather undigested learning, which he tries to introduce in his poems, makes them difficult to understand and also gives them an air of pedantry. तो एजरा पाउंड बहुत किताबें पढ़ते थे, बहुत स्कॉलर, बड़े स्कॉलर थे, सारा कुछ पोइट्री में ले आते थे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था. The most important writer who is, in spite of his being not a regular member of the group, were directly connected with the Imagist was David Herbert Lawrence. मेंबर तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी इसको प्रैक्टिस किया है. D.H. लॉरेंस आप जानते होंगे, इनका नॉवल पढ़ा होगा सन्स एंड लवर आपने, या लेडी चैटरलेस लवर, इन्होंने ये भी पोइट्री करते थे. मोस्ट ऑफ हिज नेचर mature poetry deals with the theme of the duel of sex, a conflict of the love and the hate between man and wife. His most remarkable poem, Manifesto, इनकी है D.H. Lawrence की, ends with a beautiful description of the universe where all human beings have completely realized their individualities. Lawrence did a lot in rebuilding English poetry. इमेजिस्ट के बाद एक और ग्रुप है ट्रेंच पोइट्स. तो देखते हैं ये ट्रेंच पोइट्स क्या है. फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है तो ट्रेंच का वर्ड आपको याद आ रहा होगा कि खंदक वगैरह खोद के जमीन में नहीं जगह बनाते, इसको ट्रेंच कहते हैं. आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी 1914 से, और ये 4 साल रही 18 तक. गेव राइज टू द वार पोइट्री. तो इसमें एक वार पोइट्री सामने आती है. ट्रेंच पोइट्स को वार पोइट्स भी कहा जाता है. एंड द पोइट हु रोट अबाउट द वार एंड इट्स हॉरर्स स्पेशली इन द ट्रेंचेस आर कॉल्ड द वार पोइट्स आर द ट्रेंच पोइट्स. एक तो ये इनका बैकग्राउंड है, इनको वार पोइट्स भी कहा जाता है, ट्रेंच पोइट, बिकॉज दे रोट अबाउट द war and the horrors of the war. The war poetry was in continuation of the Georgian poetry and displayed its major characteristics, namely as an escape from actuality. ये जॉर्जियन पोइट्री की कंटिन्यूएशन है, और अब ये ट्रेंच पोइट बन चुके हैं, लेकिन मेन इनका प्रॉब्लम क्या है, ये एस्केपिस्ट है, रियलिटी से भागते हैं. है वार पोइट्री, लेकिन वार के हॉरर्स के बारे में है, और उनका जिक्र भी कम करते हैं. Instead of facing squarely the horrors of the war, these poets looked upon the terrible present as a mere dream and the world of the imagination, the only reality. इनका ख्याल है कि इमेजिनेशन की दुनिया रियलिटी है, जो हकीकत में जंग लगी हुई है, बंदे मर रहे हैं, ब्लड शेड और हॉरर है, इससे कहते हैं ये नाइटमेयर है, जल्द खत्म हो जाएगा. Their method was a descriptive and impressionistic, and on account of the lack of any intense, sincere, and realistic approach, they failed to arouse the desired emotion in the readers. Out of number of the war poets, only two, Siegfried Sassoon and the Wilfred Owen, attained some poetic standard. हम इन सिर्फ दो का जिक्र करेंगे, हैं ये काफी सारे. तो Sassoon in his early period belonged to the Georgian group. His predominant mood was not lyric but satiric, not escapist but rebellious, because he felt that the soldier was being sacrificed for a false idealism. In his Suicide in the Trenches, इनका एक वर्क है Suicide in Trenches, he described the horror of trench warfare. कि लड़ाई में क्या हो रहा है, आगे जो फ्रंट के ऊपर ट्रेंचेस हैं,
वहाँ लाइफ कैसी है, हॉरर है. In song books of the war, he dwelt on the short memory of the public who forget those who suffered and died for them during the war. तो ये उसमें लिखते हैं कि किस तरह लोग जो हैं भूल जाते हैं उन लोगों को, उन फौजियों को भूल जाते हैं जो ट्रेंचेस में अपनी जान दे देते हैं, लेकिन कोई याद याद भी नहीं रखता कुछ अरसे बाद. Sassoon gave voice to the disillusionment. उसके अलावा विल्फ्रेड ओवन रोड वार पोएम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेसोन, ये भी उनके साथ ही इन्होंने लिखा है. Though in his poems we find the mood of disillusioned irony, yet unlike Sassoon, he does not completely lose his hope for the man. वहाँ पैसिमिज्म है, ये जरा ऑप्टिमिस्टिक है. तो whereas in Sassoon poetry we find a mood of indignation and satire, Owen's poetry the mood is reconciliation and elegy. The following remarkable line in his poem Strange Meeting, जिनकी poem है, reveal Owen's typical approach to war. क्या लिखते हैं? I am the enemy you killed, my friend, let us sleep now. तो इसके बाद हम जाएंगे W.B. Yeats की तरफ, जो कि काफ़ी बड़े पोएट हैं, तो इन्होंने किसी ग्रुप में हमने इनको नहीं रखा है. ओके जी बच्चों, हम पहुंचे थे W.B. Yeats की तरफ. हम पोइट्स पढ़ रहे हैं, उसमें हमने जॉर्जियन पोइट्स वगैरह देख लिए हैं, ट्रेंच पोइट्स भी देख लिए हैं, इमेजिस्ट को भी थोड़ा सा हमने देख लिया है. W.B. Yeats काफ़ी बड़ा नाम है. 1865 में पैदा होते हैं, 1939 में इनकी डेथ है. विलियम बटलर यीट्स इनको कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द मॉडर्न पोइट्स. अगर मॉडर्न पोइट्स में दो बड़े पोइट्स के मुझे नाम चुनने पड़े तो T.S. एलियट और W.B. Yeats होंगे, और अमेरिकन पोइट्री में एज़रा पाउंड. विलियम बटलर यीट्स जो है सबसे अहम है, बहुत अहम है, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे. He was an Irish and could never reconcile himself to the English habits and the way of thinking. अंग्रेज़ों के सख्त खिलाफ थे और उनको बिल्कुल लाइक नहीं किया इन्होंने. ये खुद आयरलैंड के हैं, आयरिश हैं, खुद को इंग्लिश नहीं समझते. By temperament he was a dreamer, visionary who fell under the spell of the folklore and the superstition of the Irish peasantry. तो आयरलैंड के जो सुपरस्टिशन है, जो उनके फोकलोर हैं, उनमें इनको बहुत इंटरेस्ट था और उन्हीं के ऊपर ये सारा इन्होंने लिखा, उनको प्रोजेक्ट किया ऐसे. Like them, he believed in fairies, gnomes, demons, in the truth of dreams and personal immortality. इनका ख्याल था कि हम immortal हैं, ड्रीम्स सच होते हैं, और demons होते हैं, gnomes हैं, fairies भी होती हैं, सारा कुछ है. और सुपरस्टिशन को ये साइंस समझते थे, यानी साइंस से भी बल्कि बेहतर समझते थे. Naturally, with such a type of the temperament, Yeats felt himself a stranger in the world dominated by science, technology and rationalism. और दूसरी तरफ अंग्रेजों की दुनिया थी जहाँ rationalism था, जहाँ technology थी, जहाँ science था. तो ये तो बिल्कुल opposite हो गए उनके. Being convinced that the modern civilization effaces our fundamental consciousness of ourselves, Yeats trusted in the faculty of imagination and admired those ages when imagination reigned supreme. ठीक है, जब इमेजिनेशन को ये लाइक कर रहे हैं और समझते हैं कि जब जब इमेजिनेशन पे को अहमियत दी गई है, बेहतर माशरा तख्लीक पाया है, तो आप समझ सकते हैं कि एलिजाबेथन को ये लाइक करेंगे, रोमांटिक्स को लाइक करेंगे. So he went deeper and further in the range of the folklore and mythology. So इनका इंटरेस्ट किस में था? folklore, mythology. Yeats was anti-rationalist, आप इनको कह सकते हैं anti-rationalist थे. He believed in magic, occult influence and hypnotism. He thus led the revolt of the soul against the intellect. इन्होंने लीड किया रिवोल्ट ऑफ द सोल, इमेजिनेशन, माइंड के रिवोल्ट को, जो इंटेलेक्ट, ड्राई इंटेलेक्ट थी. He also believed in the magic of the words, the phrases and the terms which appeal to the common humanity. इनका ख्याल था कि लफ्ज़ों में जादू है, खास अंदाज में कुछ लफ्ज़ कहे जाएं तो उनमें मैजिकल असरात हो सकते हैं. All these factors inclined Yeats towards symbolism. ये सारी चीज़ें कहाँ ले गई उन्हें? सिंबलिज्म की तरफ. Believing in the existence of a universal great mind, उनका ख्याल था कि ग्रेट माइंड है यूनिवर्स का, एंड ए ग्रेट मेमोरी भी है, which could be evoked by symbols. और उससे कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उस ग्रेट माइंड से? सिर्फ सिंबल्स के जरिए से. He came to regard that both imagery and the rhythm can work as incantation to rouse universal emotions. One very common symbol in his poetry is the moon. जो सबसे ज्यादा में सिंबल मिलता है वो क्या मिलता है? मून, चांद का सिंबल मिलता है, which stands for life's mystery. Yeats therefore tried to reform poetry
not by breaking with the past but with the present. और मुझे एक बात याद भी आ गई, क्योंकि मेरा माइंड काफ़ी ऑक्यूपाइड है आपके पढ़ाने की तरफ, तो चलिए मुझे बिलाखिर याद आ गया, इससे मेरी पढ़ने की स्पीड भी कम हो जाएगी। सो मून सिंबल है जो कि लाइफ मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा कम करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द ट्रू पोएट इज ही हु टेल द मोस्ट एंशिएंट स्टोरी इन अ मैनर व्हिच अप्लाइज टू द पीपल टुडे। उनके ख्याल में पोएट ये होता है। His early poems like The Wandering of Oisin 1889 में आती है, express its deepest idealism in the simple outlines of primitive tales। तो ये मिथोलॉजी में, प्रिमिटिव टेल्स में, फोकलोर्स में समझते थे कि विजडम है, वहीं सारी अकल जहानत छुपी हुई है, सिंबल्स हैं, जो यूनिवर्सल मैसेज है, वहाँ से हमें इंसानियत को रहनुमाई लेनी चाहिए उससे। The same attempt, though more effective in nature, mature was made in The Wind Among the Reeds। इनका और वर्क है The Wind Among the Reeds 1899 and The Shadowy Waters 1900 में आता है। But up to this time Yeats had not found himself, he was groping in the dreamland for wisdom and illumination। The First World War होती है जब 1914 से 18 के दरमियान। The Irish disturbances during those eventful years gave to Yeats a more realistic direction। तो डेफिनेटली उस वार का हर सेंसिटिव पर्सन पे असर पड़ा, और पोएट तो आपको पता है हाईली सेंसिटिव होते हैं। These conflicts of course did not completely efface his dreams, but they turned his eyes from the mythology to his own soul, which was divided between earthly passions and unearthly vision। वार के बाद इन्होंने अपना रुख बदला और अपनी रूह के अंदर चले गए और उसको समझने की कोशिश की इन्होंने। Yeats realized that the highest type of the poetry is produced by the fusion of both, the synthesis of self and एंटी सेल्फ। इन्होंने एक और टर्म यहाँ यूज की है, सेल्फ और एंटी सेल्फ होती है। हर सेल्फ के पता है आपके अपोजिट एक सेल्फ होती है। अभी फ्राइड की थ्योरी शायद असर कर रही। As he called it, the anti-self is our soaring spirit which tried to rise above the bondage of our mental habits and associations। हमारी जो एंटी सेल्फ है वो लिमिटेड जो सेल्फ है उससे बाहर निकलना चाहती है, लेकिन हम इसे हमेशा दबाते रहते हैं। Yeats lyrics which give the most effective expression to those views are The Wild Swan, At Cool and The Tower and The Winding Stair। इनके अंदर हमें डिबेट मिलेगी सेल्फ और एंटी सेल्फ की। He gave a very satisfying presentation of the wholeness of man, his self and the anti-self। Instead of serving as symbols and having certain indefinite association, his last poem expressed cold passion in images which are chastened and well defined। That is why it is no exaggeration to say that Yeats was influenced by the Imagists and influenced them in return। इमेजेस का असर भी हमें इन पे नजर आता है। A thought from Propertus is in every aspect an imagist poem। Thought from Propertius। In his last years, Yeats retired to the solitude of his own mind and he wrote poems dealing with his early interest, love of dreams, admiration of the simple joy of the youth and the old civilization, but the disintegration of the modern civilization under the impact of war pained Yeats। And he believed that the revolutionary change is in the offing। In Second Coming, he described what lies at the root of the melody। Things fall apart, the center cannot hold, the best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity। ये वही पोइम है जहाँ से थिंग्स फॉल अपॉर्ट नॉवल का टाइटल लिया गया है। और थिंग्स फॉल अपॉर्ट नॉवल किसने लिखा है मतलब? ये तो लाजमी आना चाहिए आप सबको। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट पोइट, जाइंट पोइट आते हैं। मैंने कहा ना मॉडर्न में तो हम पोइट लेने हो तो दो ही लेंगे हम, यीट्स और एलियट। टी.एस. एलियट, टॉमस स्टर्न एलियट जिनका पूरा नाम है। एक दफ़ा मुझे याद है पेपर में ये पूछा गया था, टॉमस स्टर्न एलियट, इनके पूरे नाम के बारे में भी पूछा गया एक दफ़ा। इज द ग्रेटेस्ट अमंग द मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स एंड ही हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न पोइट्री मोर देन एनी अदर पोइट ऑफ द 20th century। He combined in himself strange and opposing characteristics। He is a great poet as well as a great critic।
इनमें भी वही दो क्वालिटीज हैं जो क्रिटिक और पोएट होने वाले, जो हमें सबसे पहले किस में नजर आई, डॉक्टर जॉनसन के अंदर, फिर हमें आर्नल्ड के अंदर नजर आई, और ये बिल्कुल जॉनसन और आर्नल्ड की रीबर्थ है। टीएस एलियट जो है, he is a traditionalist rooted in classicism as well as the innovator of the new style of poetry. He is a stern realist, acutely conscious of the modern civilization with its manifold problems, as well as a visionary who looks at life beyond the limits of the time and space. लेकिन ओवरऑल ये क्लासिस्ट है, बल्कि ये बेहतर समझते मेटाफिजिकल पोइट्री को, जब फ्यूजन है। T.S. Eliot was born in 1888 in the USA. He was educated at Harvard University. After that, he received education at Paris and Oxford and settled in England, which he has made his literary home. याद रखना, ये यूएसए में पैदा हुए थे और बाद में इन्होंने अपनी जो है ना वो शनाख्त चेंज कर ली थी। इन्होंने शहरियत इख्तियार कर ली इंग्लैंड की, परमानेंटली फिर इंग्लैंड में रह गए। He came into the prominence as a poet in the decade following the First World War between the 1920 and 30, during which period he wrote the poems for which he is best known. There was at time in England a tendency in favor of classicism which directly influenced Eliot, being himself as a great classical scholar and finding around him petty poets of the Georgian groups, he set himself to establish principles of a sound classicism. उन्होंने उसके प्रिंसिपल्स तय किए जिस तरह के हमें क्लासिकल राइटर्स में मिलते हैं। टू हिम क्लासिज्म स्टैंड्स फॉर ऑर्डर. It is tradition not established by the authority of Aristotle or any other ancient critic, but by the whole body of the great writers who have contributed to it in the course of centuries. जैसे ये अपने एक ऐसे में कहते हैं ना, ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर कि इंडिविजुअलिटी जो है ना वो ट्रेडिशन से अलग नहीं है, ये कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है जहां आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करते हैं। इनका वर्ल्ड फेमस वर्क है वो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जहां इन्होंने अपनी क्रिटिकल थियरी दी है। He conceived the literature as a continuous process in which the present contains the past. ये उसी में से बात करते हैं। The modern poet, according to Eliot, should carry on that process, follow the permanent spirit of the tradition, and thus create fresh literature by expressing the present on a new and modified manner. तो हमें बिल्कुल पास्ट को ना तो हमें निगलेक्ट करना चाहिए ना रिजेक्ट करना चाहिए, बल्कि ये कहते हैं उनसे ओन करना चाहिए, उसमें ऐड करना चाहिए। ट्रेडिशन कभी खत्म नहीं होता। Thus, Eliot is different from new classics of the 18th century who insisted on implicitly following the narrow defined rule of the writing. To him, classicism means a sort of training for order, poise, and right reason. So, in his attempt to find a new medium for the poetry, Eliot became interested in the experiment of the Ezra Pound and the leader of the Imagist. Like Pound, Eliot also sought to extend the range of the poetic language by introducing words used in common speech but common regarded as inappropriate in literature. तो ने बिल्कुल कॉमन जो स्पीच के अंदर जो वर्ड है, आम वर्ड है, उनको लिटरेचर के लिए लिया। थोड़ा सा अगर शॉर्ट करें, स्किप करें थोड़ा डाटा, तो एलियट इज एक्यूटली अवेयर ऑफ द प्रेजेंट एंड द baffling problems which face mankind in the modern times. The poems of his early period is the love song of J. Alfred Prufrock. 1917 में इनकी पोएम आती है, बहुत मशहूर हो चुकी है, ये याद रखिएगा इसको। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रफ्रॉक express the disillusion, irony, and disgust at the contemplation of the modern world, which is trivial, sordid, and empty. तो ये बिल्कुल तनकीद है मॉडर्न जो जदीद मशीनी दुनिया है उस पर ये सख्त तनकीद करते हैं और उसे हॉलो समझते हैं। इन इज ग्रेटेस्ट पोएम अगर देखें तो वो तो वेस्ट लैंड है। द पोएट सर्वेज द डेसोलेट सीन ऑफ द वर्ल्ड विद द सर्चिंग केस। He relentlessly uncovers its baffling contrast and looks in vain for meaning where there is only, कहते हैं कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं निकलता। डिसल्यूजन है इनकी पोइट्री के अंदर। A heap of broken images where the sun heats and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. यहाँ से इनका पेसिमिस्टिक ग्रेव सीरियस मूड आप सब देख सकते हैं। द सेम एटीट्यूड इज एक्सप्रेस इन होलो मैन, इनकी एक और पोएम है होलो मैन,
We are the hollow men, we are stuffed men, leaning together, a headpiece filled with straw. But it is not merely the present with which Eliot is preoccupied, he is mystic who has a profound sense of the past and looks into the future. His aim is to look beyond the instant, pressing moment, think of himself as belonging to what was best in the past and maybe prolong into the future. तो पास्ट में भी देखते हैं, फ्यूचर में भी देखते हैं, और फिर एक नाव क्रिएट करते हैं. फॉर हिम द स्पिरिट एग्जिस्ट इन एटर्नल नाव. उनके ख्याल में एक प्रेजेंट एटर्नल टाइम होता है इन विच पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर ब्लेंडेड. In order to experience it, one should surrender one's ego and relax in the mood of humble receptivity. कि आप अगर रिलैक्स हो जाएं, गिव अप कर दें, और तब रिसेप्टिव हो सकते हैं, आप उस प्रेजेंट नाउ को समझ सकते हैं आप, यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर दोनों ब्लेंडेड हैं. Only then one can absorb the fleeting moment in such a way that the scheme of existence purge all of one's personal prejudices, narrowness, and resentment is felt around one's self. In this mood that his later poems published together in four quartets consisting of Burnt Norton, East Cocker, The Dry Salvages, and The Little Gidding. Four quartets form में ये publish होती हैं, चार हिस्सों में. In the last mentioned poem, the poet lets his thought go free amid the ruined chapel at Little Gidding, from all the recollection of the conflict and effort has vanished, but where the intensity of the spiritual prayer can still be left. Burnt Norton begins with the significant line, time present and time past are both perhaps present in the time future, and the time future contained in the time past. तो यहाँ से इनके टाइम के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, इन लाइन से आप समझ सकते हैं. Thus, T.S. Eliot is a force in the modern English literature, is many-sided personality. He is a classicist, innovator, critic, poet, social philosopher, mystic, all combined into one. और टी एस एलियट कम बैक भी करेंगे अगर हम आगे बढ़ते हैं. टी एल एस के बाद कौन कौन से पोइट्स हैं? टी एल एस एलियट dominated the English poets since till 1913. After that, a new school of the English poets came to the forefront. It is headed by W.H. Auden. इनके बाद जो पोइट फेमस हैं वो है Auden. And other leading poets of this group are Stephen Spender and Cecil Day Lewis. They follow the example of Hopkins and make the use of the technical achievement of the T.S. Eliot and Ezra Pound. These poets are conscious of the barrenness of the modern civilization and strive to find a way out of the wasteland. Modern civilization का metaphor है. The most original and the most poetical, exciting among the modern poets is W.H. Auden, who settled in America shortly before the Second World War. He also considered the wasteland as symbolic of the modern civilization. But whereas T.S. Eliot, it is a symbol of the state of spiritual dryness. To Auden, it is a symbol of a depressing physical, psychological condition in the English social life. Stephen Spender, who began writing under the influence of the Auden, composed lyrics in which he expressed sympathy for the working classes. Cecil Day Lewis को देखें तो also wrote his early poetry under the influence of the Auden. In his poems, the imagery is primarily rural and his tone is elegiac. These characteristics associate him with the Georgians. एक और नाम है Dylan Thomas, who is the most popular of the young poets, finds unity of the man with the nature, of the generations with each other, and the divine with the human, life with the death. Death does not mean destruction, but guarantee of the immortality of perpetual life in cosmic eternity. तो ये थी मॉडर्न पोइट्री, जिसमें हमने बहुत सारे छोड़े भी हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ी है, लेकिन जो भी हमने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट वर्क्स, इंपॉर्टेंट पोइट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बैकग्राउंड सारा इसमें मैंने देने की कोशिश की है. आई होप कि आपने इसे ग्रास्प किया होगा.